हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। आखिर इसकी जरूरत क्यों है? हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि उपापचयी क्रियाएं होती हैं, हम लोग न्यूट्रिशन गेन करते हैं, पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं और उन सभी पोषक तत्वों के द्वारा जो हमारी शरीर की कोशिकाएं उपभोग करके अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करती है यानी कि वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, उनका बॉडी से रिमूवल बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये बॉडी से रिमूव नहीं होंगे बेटा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी यानी कि ये जहरपन बढ़ा देंगे और जहरीलापन अगर बढ़ेगा तो 100% है कि हम लोगों की डेथ हो जाएगी। तो इसी के वजह से हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड है, बना हुआ है, जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो वो सारे के सारे यहां पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि जो भी हमारे उपापचयी पदार्थ यानी कि उपापचय के द्वारा वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, वो हमारी बॉडी से रिमूवल ही क्या कहलाता है? हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है यानी कि बहिष्करण कहलाता है। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आखिर मेटाबॉलिज्म की। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो सिस्टम से या दो अलग अलग रिएक्शन से मिलकर के बनता है। एक तो कहलाता है हमारा कैटाबॉलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं अपचय, और दूसरा होता है बेटा हमारा एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय, और दोनों को मिलाकर के चयापचय या उपापचय बनता है यानी कि मेटाबॉलिज्म बनता है। अब कैटाबॉलिज्म में आखिर क्या प्रोसेस होता है इसकी अगर हम लोग बात करें, कैटाबॉलिज्म यानी कि ये क्या है? ये कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपल फॉर्म, यानी कि जटिल घटकों का साधारण घटकों में ही बदलना आपका क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने जो कुछ भी फूड मटेरियल खाया उसमें हमें क्या मिला बेटा? उसमें हमें मिला स्टार्च। ठीक है, सिंपली हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्टार्च। अब स्टार्च का कन्वर्जन किसमें बेटा? ग्लूकोज में। ठीक है, स्टार्च का कन्वर्जन किसमें? ग्लूकोज में। स्टार्च से ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है तो ये कहलाएगा कैटाबॉलिज्म, यानी कि ये प्रोसेस हमारा कहलाता है अपचय। ठीक है, या अगर हम बात करें प्रोटीन, भाई हम लोग जो भी फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी। तो प्रोटीन को आपका किसमें कन्वर्ट होता है? ठीक है, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होती है? प्रोटीन कन्वर्ट होती है अमीनो एसिड, यानी कि सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रही है। तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदलना आपका क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। और ये सभी आपका किस में हो रहा है? ये आपकी बॉडी के अंदर सेल्स में ही हो रहा है। ठीक है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कैटाबॉलिज्म में ही आता है, यानी कि भोजन का जो पाचन है वो किस में आएगा? कैटाबॉलिज्म, यानी कि आपका अपचय में आएगा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। वही दूसरा है आपका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम लोग कहते हैं उपचय, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है बेटा? कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि चीजों का निर्माण करना, मतलब कि जो सिंपल कंपोनेंट होंगे, साधारण घटक होंगे, वो जटिल घटकों में बदलेंगे, और ये सेल्यूलर जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि कोशिकीय श्वसन होता है उसमें भी ये होता है। कैसे? जैसे एनाबॉलिज्म में अगर देखें तो हम लोगों को क्या मिला बेटा? फूड मटेरियल से हमें मिला ग्लूकोज। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में बेटा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ग्लूकोज तो सिंपल शुगर है, साधारण शर्करा है, यानी कि सिंपल कंपोनेंट का किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट यानी कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ये आपका कहलाता है उपचय। और अपचय और उपचय को मिलाकर के बन जाता है चयापचय। और इसमें भी जो खास तौर पर जो हमारे वेस्ट मटेरियल यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनका रिमूवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ सभी को? ठीक, अब यहां पर बेटा हम लोग आगे चले। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें देखा जाए तो किन किन कंपोनेंट का हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, उनमें यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया।
ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इन तीनों चीजों का क्या होगा, हमारी बॉडी से रिमूवल होगा। ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया के केस में अगर हम लोग आगे देखें बेटा, तो यहां पर पॉइंट क्या आएगा कि दोनों में अगर देखा जाए, इन तीनों में देखें तो यूरिया में क्या है बेटा, यूरिया में भी आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अमोनिया की बात करें तो इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, आपका अमोनिया है NH3। ठीक है, और यहीं पर अगर हम यूरिया की बात करें तो NH2CO NH2, इसमें भी नाइट्रोजन है और यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन है। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये तीनों हमारे क्या हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट हैं, यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट इनको कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, क्लियर है इतना। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ इनको हम लोग कह देते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनी वेस्ट है इनका भी रिमूवल होगा बॉडी से। साथ ही साथ अगर देखें तो वेस्ट मटेरियल में और क्या चीजें आएंगी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिनरल्स। अगर हमारी बॉडी में किसी भी मिनरल का एक्सेस अमाउंट यानी कि अधिक मात्रा हो गई तो उसको भी बैलेंस हमारा यही एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा। साथ ही साथ अगर देखें तो वाटर बैलेंस भी यही करेगा, और साथ ही साथ अगर CO2 का अमाउंट भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है यानी कि इंक्रीज हो जाता है, तो ये कोई भी कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो गया यानी कि अधिक मात्रा में हो गया, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और उसका हमारी बॉडी से रिमूवल सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये सभी कंपोनेंट हमारी बॉडी में जो होम्योस्टैसिस होती है यानी कि साम्यावस्था होती है, उस साम्यावस्था को ये मेंटेन रखने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब साथ ही साथ यहां पर अगर हम लोग बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो जो एनिमल्स हैं, जो भी क्रीचर्स हैं हमारे अर्थ में, इन सभी में अगर देखा जाए तो इनमें एक्सक्रीशन नाइट्रोजनी वेस्ट के एक्सक्रीशन के बेसिस पर यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए, आप लोगों को बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट 3 फॉर्म में निकलते हैं, एक तो यूरिया के फॉर्म में, दूसरा अमोनिया के फॉर्म में, और तीसरा आपका किस फॉर्म में, आपका जो अमीनो एसिड है। ठीक है, और यहां पर हम लोग अगर बात करें तो इन्हीं के कैटेगरी में इन 3 फॉर्म में यहां पर कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका अमोनोटेलिक, यानी कि वो एनिमल्स जो कि अमोनिया के फॉर्म में अपने वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं। अमोनिया यानी कि NH3, नाइट्रोजनी वेस्ट कैसे अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं। ठीक है, अब अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करने वाले एनिमल्स में अगर देखा जाए बेटा, जो बोनी फिशेज हैं और एम्फीबियन है। एम्फीबियन यानी कि हम लोग इनको कहते हैं बेटा क्या, इनको कहा जाता है उभयचर प्राणी। ठीक है, उभयचर प्राणियों की अगर बात की जाए तो कौन से उभयचर होते हैं बेटा, वो एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन में भी रहें और पानी में भी रहें। ठीक है, जमीन और पानी दोनों जगहों पर जो रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियन एनिमल कहते हैं, यानी कि उभयचर। और उभयचर जैसे फ्रॉग हो गया, सैलामेंडर हो गया, ठीक है, मेढक है, सैलामेंडर है, इनमें क्या होता है बेटा, ये आपके अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनी वेस्ट को रिलीज करते हैं। अब ये नाइट्रोजनी वेस्ट कैसे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का जब मेटाबॉलिज्म, जब नाइट्रोजन साइकिल चलेगी, हम लोगों का नाम इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एक ऑर्गन है हमारा, वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑर्गन, और साथ ही साथ इसको कहा जाता है द हैवीएस्ट ग्लैंड या द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये लगभग कितना होता है, ये 1.5 किलो की होती है, यानी कि लिवर हमारे शरीर में कितना होता है बेटा, 1.5 किलो का होता है इसका वजन। और ब्रेन का वेट जो है, मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम, यानी कि 1400 ग्राम का ब्रेन का वेट है, और लिवर का उससे ज्यादा है। हमारी बॉडी में जो हैवीएस्ट ग्लैंड है या लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो कौन सी है, लिवर, यानी कि यकृत है। और यहीं पर नाइट्रोजन साइकिल चलती है, और जो अमोनिया है यानी कि NH3 है, ये हमारे लिवर में कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में बेटा, यूरिया के फॉर्म में। इसीलिए यूरिया के फॉर्म में हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। इसलिए जो अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं, इन अमोनोटेलिक की कैटेगरी में हम लोगों को नहीं रखा गया है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा है बोनी फिशेस। देखिए, मछलियों की अगर बात की जाए तो मछलियां जो हैं ये 2 कैटेगरी की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है कार्टिलेजेस फिशेस,
ठीक है, कार्टिलेज फिशेस, और दूसरी होती हैं बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस में अगर हम लोग देखें बेटा, तो बोनी फिशेस कौन सी हैं? जैसे सिंपली हम लोग अगर बात करें, यहां पर आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपका जैसे सी बर्म हो गया, गोल्ड फिश हो गई, यानी कि जो स्मॉल है, रोहू हो गई, ठीक है, ये सभी सैल्मन हो गई, ये सभी आपकी बोनी फिशेस की कैटेगरी में आती है। ये आप लोग एक्वेरियम में भी पालते हैं, छोटी मछलियां, इनके स्केलेटन के बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। इसको जब हम लोग आगे एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको डिटेल बताएंगे कि बोनी फिशेज और साथ ही साथ कार्टिलेजियस फिशेज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभी ये समझिए कि जो बोनी फिशेज है वो फिशेज होती हैं जिनको हम लोग एक्वेरियम में पालते हैं या छोटी होती है, और बहुत से लोग खाने में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये सभी बोनी फिशेस जो है, ये सभी आपके किस में आएंगी बेटा? ये सभी अमोनोटेलिक, यानी कि जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में निकाल रही हैं बेटा? तो अमोनिया के फॉर्म में निकाल रही हैं। दूसरा है आपका यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक यानी कि वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं। यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल के फॉर्म में। जैसे जो भी हमारे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में आपके, चाहे आप बात करें टर्टल की यानी कि कछुए की बात करें, चाहे आप एलिगेटर मगरमच्छ की बात करें, चाहे लिजर्ड की बात करें, छिपकली की बात करें, स्नेक की बात करें, ये सभी क्या है बेटा? रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जीव हैं। और सरीसृपों में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है वो यूरिक अम्ल के फॉर्म में होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो बर्ड्स हैं हमारी, यानी कि जो हमारे कौन है? बर्ड्स यानी कि एवीज हैं। जितने भी पक्षी आप देखते हो, चाहे वो ऑस्ट्रिच हो, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, चाहे वो सबसे छोटी बर्ड हो, हमिंग बर्ड, इन सभी में अगर देखा जाए तो ये सभी यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करते हैं। जैसे कहीं आप लोग आते जाते हो, आपके कपड़ों के ऊपर या आपके व्हीकल के ऊपर बर्ड्स बीट कर देती हैं और उसमें आपका व्हाइट स्पॉट डिपॉजिट हो जाता है, उसमें आपका यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं। साथ ही साथ जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, चाहे वो आपके कीड़े मकोड़ों में अगर देखा जाए बेटा, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो सेंटीपीड हो, चाहे मेंटिस हो, चाहे ग्रास होपर हो यानी कि टिड्डा या कनखजूरा या आप तिलचट्टे, किसी भी इंसेक्ट की बात कर लीजिए, इन सभी से यूरिक एसिड यानी कि यूरिकोटेलिक की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड के फॉर्म में इनसे नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। ठीक है, और यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट को गौर से समझिएगा सभी लोग। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी, जो है आपकी यूरियोटेलिक की, यानी कि वो एनिमल्स जो कि यूरिया के फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट को किस फॉर्म में निकालते हैं बेटा? यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं। उन सभी एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उन सभी एनिमल्स को कहा जाता है यूरियोटेलिक। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक की श्रेणी में इनको रखा जाता है। अब हम लोग किस में आएंगे बेटा? हम लोग यूरियोटेलिक हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यूरिया के फॉर्म में हमारे यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया। अब पब्लिक टॉयलेट्स में से जब भी कभी आसपास से निकलते हैं तो वहां से एक बैड स्मेल आती है, और वो तो है अमोनिया की। आप कहेंगे सर पब्लिक टॉयलेट से तो अमोनिया की महक आ रही, तो हम लोग यूरियोटेलिक कैसे हो गए? बेटा, जो यूरिया हमारी बॉडी से निकलता है, ये एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीकृत होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी के कारण हम लोगों को पब्लिक टॉयलेट्स के आसपास से बैड स्टिंक्ट यानी कि बुरी स्मेल आती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ह्यूमंस हैं या जितने भी मैमल्स हैं, ये सभी आपके किस श्रेणी में आएंगे, किस कैटेगरी में रखे जाएंगे बेटा? ये यूरियोटेलिक की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, और ये तीनों कैटेगरियां आपकी ये रही। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसके आगे बेटा हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, जिससे कि वेस्ट मटेरियल का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूवल हो रहा है, उसके लिए जो मेन ऑर्गन है वो हमारा कौन सा है बेटा? हमारे वृक्क, जिनको हम लोग कहते हैं किडनी।
ठीक है। वृक्क यानी कि किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के जो मुख्य उत्सर्जी अंग है उनमें मुख्य रूप से कौन है बेटा, वो हमारा क्या है, किडनी है यानी कि वृक्क है। इसके अलावा और कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड हैं हमारे, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं यानी कि अंग आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो एक तो हो गया किडनी, दूसरा है हमारा यूरेटर, यूरेटर यानी कि मूत्र नली इसको कहा जाता है। तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय हो गया। चौथा है हमारा यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। और यही चार ऑर्गन हमारे किस में आते हैं बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं यानी कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारी क्या हो गई, किडनी जो कि बीन शेप में है। इनके ऊपर ये जो आपको येलोइश स्पॉट दिख रहा है ये बेटा एक ग्लैंड है, जिस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, क्या कहा जाता है, एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि इनको कहते हैं। और यही एड्रेनालिन यानी कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन को रिलीज करती हैं। डरो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है इसी इसके द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन को। तो जो एड्रीनल ग्लैंड है ये हमारी किडनीज के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। दूसरा ये पोर्शन हो गया हमारा यूरेटर, जो कि किडनी से और हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो हमारा मूत्राशय है इससे आपका ये कनेक्टिंग पाइप है, जहां से किडनी से फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है हमारे ब्लैडर में। ठीक है, यानी कि मूत्राशय। अब जब यहीं पर आपका यूरिन फिल हो जाता है तो आपको क्या महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है कि नहीं अब हमें यूरिनेशन के लिए जाना है, यानी कि एहसास होता है यूरिन के एक्सक्रीशन का, वो यहीं से होता है। अब यही जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, जहां से यूरिन हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये सभी पोर्शन बेटा किस में आते हैं, ये ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके ये क्या है, ऑर्गन्स हैं, यानी कि अंग हैं जो कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो पहला ऑर्गन है हमारा किडनी यानी कि वृक्क। अब किडनी की बात की जाए तो बेटा किडनी का शेप कैसा है, अभी आप लोगों ने देखा कि ये बीन शेप का होता है। साथ ही साथ किडनी में अगर देखा जाए तो किडनी की जो स्टडी है, वृक्क का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इट इज नोन एज नेफ्रोलॉजी, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है वृक्क के अध्ययन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वृक्क की जो सूक्ष्मतम इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, वो आपकी क्या है, नेफ्रॉन। जैसे लंग्स की अगर बात की जाए, फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी कौन सी है, एल्वियोलाई है, यानी कि वायु के कुप्पिका है। वैसे ही हमारी जो किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है नेफ्रॉन, और इसीलिए नाम क्या पड़ा है किडनी के अध्ययन को, किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है बेटा, ठीक। अब इसके अलावा देखा जाए तो ह्यूमंस में वन पेयर ऑफ किडनी, अभी देखा था इमेज में कि वन पेयर ऑफ किडनी यानी कि एक जोड़ी वृक्क उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ वृक्क का जो शेप है ये बीन शेप में होता है। अब बात आती है इनके साइज की बेटा, ठीक है, यानी कि किडनी का जो साइज है और वेट है इसके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग बेटा बात करें कि जो साइज होता है किडनी का ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यहां पर तीन चीजें आपकी दी हुई हैं। ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ इसका वेट दिया हुआ है आपका 125 टू 170 ग्राम ऑफ ईच किडनी, मतलब एक वृक्क का भार आपका 125 से 170 ग्राम होता है वयस्क मनुष्य में। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए बेटा तो यहां पर आपका जो वेट है ये आपका एक वृक्क का कितना है, एक वृक्क का है 125 से 170 ग्राम। लेकिन साइज की अगर बात की जाए तो इसको कैसे समझेंगे, यहाँ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यहां पर तो कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो इसको समझते हैं, आइए बेटा देखिए। जैसे ये हमारा एक क्या है बेटा, एक किडनी हो गया, ठीक है, एक हमारी क्या हो गई किडनी, और यहां से आपकी क्या है यूरेटर, यानी कि जो मूत्र नली है वो लगी हुई है। अगर हम बात करें किस पॉइंट से, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ की बेटा बात कर रहे हैं तो यहां से आपका ऊपर से नीचे तक ये टोटल लेंथ, ठीक है, यहां पर अगर देखें तो ये जो टोटल लेंथ है इसकी यहां पर ये कितनी है बेटा, तो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया कि लेंथ कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है।
ठीक है, ये लेंथ कितनी है बेटा, तो ये 10 सेंटीमीटर है। अब दूसरी है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, इसकी चौड़ाई जो है, ठीक है, क्लियर, इसकी चौड़ाई ये जो है आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर होती है। मतलब आपका इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये जो टोटल इसकी चौड़ाई है ये है आपका 5 सेंटीमीटर। अब यही तीसरी कैटेगरी, ये 3 सेंटीमीटर क्या है बेटा, तो 3 सेंटीमीटर इसका व्यास या त्रिज्या अगर हम कह सकते हैं, व्यास है। व्यास का मतलब क्या है, अगर हम देखें इसकी मोटाई कुछ इस तरीके से कंसीडर करें तो ये जो है ये व्यास है इसका 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है एक किडनी की, चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई कितनी होती है, तो मोटाई 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है बेटा, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पर दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि वेट 125 से 170 ग्राम। अब फंक्शन क्या होता है बेटा, एक तो ये काम क्या करता है, हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस करता है, यानी कि शरीर में क्या कर रहा है बेटा, वाटर को बैलेंस करने का काम, मतलब हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर हम अपनी बॉडी में क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट में वाटर होगा तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का क्या करना है बेटा, ये छनन करती है, यानी कि ब्लड को क्या करती है, छानती है, तभी तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, क्योंकि सारी चीजें हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट है। ठीक, और वहीं प्रोड्यूस ईपीओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा कि ये ईपीओ क्या है। तो ईपीओ जो है बेटा ये कहलाता है इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि अगर मानव के शरीर में अगर किडनी फेल हो जाती है, यानी कि इफ किडनी फेल्योर इन ह्यूमंस अकर्स, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनीमिया, यानी कि क्या अगर किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो क्या उसके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। आइए समझते हैं कैसे। देखिए इरिथ्रोपोइटिन है, अब यहां पर इरिथ्रो का नाम कुछ रिजेंबल कर रहा है आपको किसी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी कंपोनेंट से, तो बिल्कुल किससे, इरिथ्रोसाइट से। और इरिथ्रोसाइट्स किसका नाम होता है बेटा, आरबीसी का काम होता है। ठीक है, आरबीसी का नाम होता है इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है बेटा, ये हमारी जो बोन मैरोज होती हैं, यानी कि हमारी हड्डियों के अंदर जो आपका, यानी कि यहां पर देखा जाए तो बोन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी कि द्रव्य उपस्थित होता है बोन मैरो, वहीं से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो से। तो यहां पर जो इरिथ्रोपोइटिन है ये क्या करती हैं, इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है। अगर ईपीओ क्या होगा बेटा, अगर ईपीओ की बात करें, ईपीओ अगर रिलीज नहीं होगा, यानी कि किडनी काम नहीं करेगी, तो आरबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ आप लोग अगर ईपीओ की बात करें तो एक जगह और नाम आप लोगों ने सुना होगा डोपिंग के बारे में। ठीक है, डोपिंग क्या होता है, अगर जब तक ये ईपीओ हमारी बॉडी में बन रहा है, किडनी से बन रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये नहीं बन रहा है और बाहर से ईपीओ अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा डोपिंग। एथलीट्स को आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक तो एस्टेरॉइड सप्लीमेंट लेते हैं, साथ में ईपीओ भी लेते हैं, यानी कि इरिथ्रोपोइटिन का भी इंजेक्शन लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये आरबीसी के अमाउंट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। आरबीसी का अमाउंट इंक्रीज होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगा तो इसके कारण से क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो 100% है कि उसकी इफिशियंसी, यानी कि उस व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो मेडल लेकर के जाएगा एथलीट। ठीक है, एथलीट मेडल लेकर के जाएगा। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत से लोग जो आर्मी में भर्ती के लिए जाते हैं उन लोगों को भी इंजेक्शन कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन वो डोपिंग टेस्ट में पकड़ में नहीं आते। क्यों, इसी ईपीओ के कारण, तो ये डोपिंग में आता है। ठीक है, तो अगर किडनी काम करना बंद कर देंगी
तो हमारी बॉडी में एनीमिया कॉज हो जाएगा। और ईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ईपीओ है ये भी सिंथेसाइज नहीं होगा हमारी बॉडी में, और ईपीओ सिंथेसाइज नहीं होगा तो ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी कि खून की कमी हो जाएगी। समझ में आया? तो ईपीओ जो है यानी कि इरिथ्रोपोइटिन जो है ये हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि किडनी से ही प्रोड्यूस होता है, यानी कि वृक्क से ही क्या होता है बेटा, यहां पर अगर देखें तो ये श्रावित होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद यहां पर हम लोग देखें तो जो किडनीज हैं क्या करती हैं, ये इनकी बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, जिसके बारे में बताया कि नेफ्रोलॉजी ये कहलाता है। एक किडनी में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 1.2 नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नेफ्रॉन्स जो है ये क्या करते हैं बेटा, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ नेफ्रॉन की डिस्कवरी की थी विलियम बाउमैन ने, और विलियम बाउमैन ने ही नेफ्रॉन की डिस्कवरी करी। और जब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो वहां पर मिलता है बाउमैन कैप्सूल, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, विलियम बाउमैन के नाम से। ठीक है, साथ ही साथ नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। अब ये प्रेजेंट कहां होता है इसकी अगर हम लोग बात करें बेटा, तो सिंपली अगर आप किडनी के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, यानी कि वृक्क की संरचना को आप अगर देखते हैं बेटा, तो कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच का पोर्शन में आपके प्रेजेंट होते हैं क्या, नेफ्रॉन। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आउटर पार्ट है ये तो आपका रीनल कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रीनल कैप्सूल कहलाता है। इसी के अंदर ये जो आपको यहां पर थोड़ा आपका कलर्ड पार्ट यहां पर ये पूरा नजर आ रहा है, ये आपका है रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी कि कॉर्टेक्स का पोर्शन। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहीं पर ये जो अंदर का पोर्शन है, ये जो आपको ये कलर यहां पर दिख रहा है, ये आपका कहलाता है मेडुला। ठीक है, या रीनल मेडुला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, क्या कहा जाता है, रीनल मेडुला कहा जाता है। इन्हीं के बीच में यहां पर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर ये आपके प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, यहां पर ये क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन्स एक किडनी में कितने होते हैं बेटा, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो आपके नेफ्रॉन है ये बेसिकली ब्लड के फिल्टरेशन का कार्य करते हैं, यानी कि रक्त का छनन करते हैं, और साथ ही साथ बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक तो बात हो गई हमारी किडनी की। अब इसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।